नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो आज आपने देख ही रहे होंगे, आज सेटअप जो है चेंज है, क्योंकि हम लोग पाठ करके हटे तो दिल करा कि आपसे बात क्यों ना कर लें, क्यों ना नया एपिसोड ही कर दें, क्यों ना नई जानकारी ही आपको दे दें। तो सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात आती है ज्योतिष के ऊपर। आज बात करेंगे हम ज्योतिष में, क्योंकि सीक्रेट ऑफ योर लाइफ जो प्रोग्राम है वो ज्योतिष का है। तो जैसे कि हम ज्योतिष की बातें करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए हमें देवनागरी लिपि की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल बीमारियां बहुत हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। कई बार डेंगू की प्रॉब्लम हो गई, टाइफाइड हो गया, आजकल आपको पता है वायरल चल रहा है, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ रही है, कोविड-19 का जो है वो भी चक्कर है। तो बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। हम ज्योतिष में अगर कहा जाए तो हम 3 प्रकार की बीमारियां बोलते हैं, जैसे कि पित्त, वात और कफ के बारे में जानते हैं। क्या ये रोगों का ज्योतिष में कोई लेना देना है? क्या ज्योतिष के अनुसार हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? तो आज बहुत सारी बातें करेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, सुबह की चाय में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो आप ये बताइए, आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं? शेफाली जी, कॉफ़ी पियेंगे, चाय तो मैं कम ही पीता हूँ। कॉफ़ी इसलिए क्योंकि थोड़ा मोटा जो वेट बढ़ जाता है, बैठे बैठे पेट मोटा हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए कॉफ़ी पियेंगे आज। जी, बहुत सारे जो आपके सदस्य हैं परिवार के, समस्त परिवार है जो आपका, तो लोग कहते हैं कि जब हम चाय पीते होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज आप ही के साथ चाय पी जाए। तो प्रोफेसर साहब, आपकी कॉफ़ी जो है मैं बनाने जा रही हूँ। बस शेफाली थोड़ी कम ही रखिए। जी प्रोफेसर साहब, आप चीनी कितनी लेंगे ये बताइए? चीनी मैं नहीं लेता शेफाली जी, आपको पता ही है। जी, बिल्कुल भी नहीं पीते? बिल्कुल भी नहीं। जी प्रोफेसर साहब, फिर दूध थोड़ा लूँगा। जी, बहुत बढ़िया। आप जी बस। शेफाली जी, ये बात है कि जो चाय या कॉफ़ी होती है ना जी, पहले मैं इसका थोड़ा सा महत्व बता दूँ। जी, जब अंग्रेज यहाँ पे रहे थे, जी, उन्होंने चाय की पैदावार यहाँ पे लेके आए थे। जी, वो इसलिए लेके आए थे, हिंदुस्तानियों से वो मज़दूरों की तरह काम करवाते थे। जी, और जो चाय है एक तरह का नशा है शेफाली जी। जी प्रोफेसर साहब, आयुर्वेद के अनुसार ये चाय जो होती है ये ख़राब है। अगर हर्बल चाय पी जाए तो बहुत अच्छी है। ये कॉफ़ी, आप हमेशा कॉफ़ी ही लेते हैं। तो अभी आप बता रहे थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो लेके आए हमारे लिए चाय, ये एक नशा दे गए हमें, जो हम लोग यूज़ करते हैं रोज़ डेली। जब थकावट हो जाती है हम कहते हैं तो एक कप चाय का क्यों ना हो जाए। तो प्रोफेसर साहब, ये चाय और कॉफ़ी का थोड़ा सा महत्व बताइए, क्योंकि ये रोगों की जड़ भी है शेफाली और जी, रोगों की दवा भी है। 4:30 बजे का उठा हूँ, अभी 8:15 हो गए हैं। और मैंने कहा, जब मैंने गुट पड़ा बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ क्या है चाय और दूध में क्या है? जी, मैंने बताया, जो चाय अंग्रेज हमें दे गए थे, जी, वो इसलिए दे के गए थे, हमें मज़दूरों की तरह काम करवाते थे। और जब वो इंसान थक जाता तो चाय पीजिए, चाय का टाइम हो गया, वो उनको चाय लग गई। ये अंग्रेज़ों की दी हुई देन है भाई, ये नशा है। और इससे कई बीमारियां लगती हैं। एसिडिटी बीमारी लगती है, जिससे हमारे अंदरूनी जो हमारा लीवर होता है वो कमज़ोर होता है चाय पीने से। चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी में इसलिए थोड़ी सी ले लेता हूँ, कैफ़ीन होती है जो पेट की चर्बी है उसे कम करती है। और कैफ़ीन में दूध का मिश्रण कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए दूध मैंने इसलिए थोड़ा सा डाला। थोड़ी सी वाइट अच्छी लगती है, ब्लैक मुझे अच्छी नहीं लगती। और ये दूध नहीं डालना चाहिए इसमें। दूध की अगर मात्रा अगर आप बढ़ा देते हो इसमें, तो वो भी आपको बीमारियां ही देती हैं। चंद्र को कभी भी शनि के साथ नहीं पीना चाहिए। चलो, ये तो बातों बातों में बातें आई तो मैंने बोल दी। लेकिन जो चाय है या कॉफ़ी है, ये आप तभी लेते हो जब आपकी थकावट होती है। जब थकावट होती है, जैसे कि हम सुबह को उठे हैं 4 बजे के, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमने सैर की। 5 बजे मैं थोड़ा मोटा सेटअप ये लगाया, नहीं तो कैमरामैन आके लगा देता है। फिर मैं नहा धो के तैयार होकर 6:30 बजे हम बैठ गए यहाँ पे, पाठ पूजा की। अभी हम यहाँ पे बैठ के पाठ पूजा की और चेयर लगाई और एपिसोड करना शुरू कर दिया यहीं पे। तो ऐसा होता है कि बिज़ी तो हम बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद हमारे पास तो टाइम नहीं होगा जब हम ऑफिस में जाएंगे। तो शेफाली जी ने पूछा क्यों ना हम 2-4 बातें कर लें आपसे, तो बातों में हमारा एपिसोड हो जाता है। ये कोई भी बात पूछते उसका जवाब मैं देना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि चाय की बात की और चाय के बारे में आपको ब्रीक में बताया। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया जो कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन होती है, ये शायद ऑलमोस्ट सभी को पता है। कैफ़ीन होती है, थोड़ी सी एनर्जी लेवल जब लो हो जाता है, उस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आजकल जो है वो ब्लैक टी, ग्रीन टी,
तो ये चीज़ों का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शेफाली जी, जो ब्लैक टी या ग्रीन टी, मैंने ब्लैक टी के बारे में बता दिया। ग्रीन टी का आजकल बहुत फैशन आ गया कि ग्रीन टी हम पी रहे हैं तो हमारा पेट कम हो रहा है। पेट कम तो गर्म पानी कर रहा है, ग्रीन टी का तो बहाना है। और रही बात ग्रीन टी अगर पीनी भी है, ग्रीन टी का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन पत्तों से बनी हो, ना कि ग्रीन पत्तों को सुखाया जाए, उसका तत्व मर जाए तो फिर वो पी जाए। मैं नहीं मानता, ये शेफाली जी बहुत मानते हैं ग्रीन टी को। ये कहते हैं ये इसमें ये डाल दो तो ये डाल तो ऐसा हो जाता है। मैं चाहता हूँ अगर ग्रीन टी पीना चाहते हो आप, तो तुलसी की पत्तियाँ को उबाल के और भी जो जितने भी पौष्टिक पत्ते होते हैं हम उनको उबाल के वो ग्रीन टी बना सकते हैं, वो पी सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जी प्रोफेसर, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा हेल्थ इश्यूज़ को लेकर है। तो प्रोफेसर, ये कॉफ़ी का, ग्रीन टी का संबंध जो है हमारी हेल्थ के साथ है, इसलिए हमने शुरुआत की कि हेल्थ इश्यूज़ पे क्यों ना प्रोग्राम किया जाए। तो प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि मैं ग्रीन टी को नहीं मानता, लेकिन अगर किसी की स्किन की अगर प्रॉब्लम है, स्किन पे रेडनेस है, स्किन इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वता रखती है। वो आप हमें बताइए कैसे? शेफाली जी, मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रीन टी, चलो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ग्रीन टी जो होती है वो क्या है। ये ना मेरी आंखों में चमक आ रही है ऐनक की, इसलिए मैं ऐनक उतार देता हूँ। जो कहते हैं ना ग्रीन टी होती क्या है, पहले तो आप ये समझिए। फेस में चमक बिल्कुल देती है ग्रीन टी, जो फेस की बीमारियां वो बिल्कुल दूर करती है ग्रीन टी। फिर मैं वो बता रहा हूँ कौन सी ग्रीन टी, जो हरे पत्तों की घर में बनाई जाए। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मुझे जो मेरी बुद्धि है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। लेकिन आपने बोले कि कोई भी, चलो मान लीजिए एक प्याज है, प्याज को काट दो, उसको कच्चा खाने से नपुंसकता की बीमारी दूर होती है। अगर प्याज को काट के सुखा दो, उसका जो पानी है जो ताकत देने वाला वो तो खत्म हो गया। जो उसके कीड़े हैं, जैम्स है, प्याज में बहुत जैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, देखना खुर्दबीन से देखना, तो वो तो मर जाएंगे। तो उसका तत्व कितने परसेंट रह गया बताओ मुझे? 100% में से सिर्फ 2% ही सूखा पाउडर काम करेगा, क्योंकि जो उसका पानी वो निकल गया, जो उसके जैम्स है वो मर गए, जो ताकत देने वाले थे, तो फिर क्या रह गया? इसलिए पत्ते जो होते हैं ग्रीन टी के, आपने सुखा दिया, उसका जो पानी है वो निकल गया, उसकी जो हरियाली है वो ख़त्म हो गई। हरियाली हमारे भीतर है, जितनी पृथ्वी पे हरियाली है उतनी ही हमारे भीतर हरियाली है। पौधे हमारे भीतर भी लगाने चाहिए। हमारे भीतर पौधे कैसे लगते हैं? जैसे हम धरती पे पौधे लगाते हैं तो हमारे भीतर भी तो पौधों की जरूरत है। वो क्यों? जो ब्रह्मांडे सोही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है। तो ब्रह्मांड में पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके शरीर में पौधे हैं? बिल्कुल है। अगर उनको कैसे लगाया जाता है? हरी चीज़ें खाकर, खीरा खा लिया आपने, नीम के पत्ते खा लिए, उबाल के खाते थे ना हम, जब हम फोड़े फिंसियाँ निकलते थे तो मेरी माँ तो जरूर जो नीम के पत्ते थे गर्म पानी उबाल के हमें पिलाती थी, कहती इससे पीने से हमारे जो अंदर के खून के जो खराबी है वो दूर हो जाती है। नीम को घोट कर पियाते थे। जो मैं क्या करता, छोटा होता मेरे को याद है, मेरी मासी सहारनपुर में रहती थी, तो मेरी मासी इतनी पेटी भर के सेबों की लेके आती थी, आम की, तो आम मैं बहुत खाता था। तो आम खाने से वो फिंसियाँ निकल जाती थी तो वो फिंसियाँ जब दूर, मेरी माँ क्या किया करती थी, ये आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, देखिए कितने कमाल की बात है। वो बातों बातों में मुझे वो लम्हा याद आ गया। तो वो फिंसियाँ जब निकलती तो मेरी माँ नीम को घोट के ना वो मेरे को पिलाती थी, कहते तू इतने आम खाता है, इतने आम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आम की गर्मैश होती है, गर्म होते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इसको छोटे बच्चे को क्या पता, हम तो छुप छुप के उठा लेते थे, छुप छुप के मंजे के नीचे, चाय पार्क के नीचे, कभी किसके नीचे हम छुप छुप के खाते थे ऐसे, माँ से दूर, कोई पता न चल जाए मैंने इतने आम खा लिए हैं। इसलिए जो फिंसियाँ निकलती हैं हमें अभी तक याद है, तब मेरी माँ भी ज़्यादातर देसी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। वो नीम को घोट के ना, पानी तो बहुत कड़वा लगता था, ओए होए जैसे जहर पी लिया उस वक्त। आजकल तो वो मुझे ऐसा लगता है अमृत है, तो उस वक्त जहर पी लिया ऐसे लगता था, लेकिन 2 दिन बाद ही वो फिंसियाँ फोड़े सब खत्म हो जाते थे। देखिए, तो इसीलिए जो ग्रीन टी होती है ना, जो ग्रीन पत्तों से बनाई जाती है वही होती है। उसका तत्व जो रहता है सिर्फ 100 में से 5% रह जाता है। आप बना सकते हो पत्तों से, जैसे कि जो हिस्ट्री जोग्राफिक चैनल है उसमें भी बताते हैं कि ग्रीन टी कैसे बनाई जाती है। पत्ते पुत्ते उठाते हैं, वो बनाते हैं, पानी को उबाल देते हैं, पीते हैं,
वही आपकी असली ग्रीन टी होती है, जिससे स्किन जो आपकी ताज़ा रहती है, क्योंकि उसको पत्तों की ज़रूरत है। आपके भीतर पेड़ पौधे तभी लगेंगे अगर आप हरी चीज़ें खाते हो। हरी चीज़ें कैसे? हरी सब्जियां कच्ची उबाल के खानी हैं, हरे आपने खीरा खाना है कच्चा छिलके समेत। आपने जितनी भी हरी चीज़ें, आजकल तो नाशपाती आती है छिलके समेत खाइएगा, और बबूगोशे आते हैं हरे रंग के, वो छिलके समेत खाइएगा। और गोल्डन सेब को क्यों अच्छा इतना माना गया है? क्यों माना गया है? कश्मीर का सेब है गोल्डन, उसको इतना अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि ऊपर से वो हरा होता है, हरा सेब। क्योंकि हमारे भीतर पेड़ वही लगाते हैं जो आप हरी चीज़ खाते हो। इसलिए हरी चीज़ को जितना खाओगे, हरे पत्तों से ग्रीन टी अगर बना के पीते हो, तो वो आपकी स्किन ग्लोइंग जरूर करती है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि मेरी मौसी आम लेके आती थी तो ऐसे ही फोड़े फिंसियाँ हो जाते थे। प्रोफेसर आप भी बताते हैं अगर किसी चीज़ का हल ना हो, निवारण ना हो, तो चंद्र जो है हर चीज़ को शांत कर देता है। अगर कच्ची लस्सी भी पी ली जाए तो भी बेनिफिट करती है, वो भी बेनिफिट करती है। तो प्रोफेसर साहब आपकी बातें जो है वो ज्ञानवर्धक हैं, ज्ञान की बातें हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं और पुरानी बातें करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, इसलिए बुजुर्ग आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्रोफेसर बात आती है पित्त, वात और कफ की। तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे हमारी धरती गुरुओं पीरुओं की है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? और आजकल टाइफाइड चल रहा है, डेंगू चल रहा है, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? शिफाली जी, आपने बहुत अच्छा पूछा कि आजकल बीमारियां बहुत हैं, वात, कफ और पित्त। वात की बीमारियां, जैसे कि हिंदुस्तान में वात की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। कफ की बीमारियां, फॉरेन में जहाँ पे सर्दी होती है कफ की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। जिन देशों में गर्मी होती है पित्त की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले आप ये समझिए, देश काल परिस्थिति को देखकर अगर आप फैसला नहीं करोगे तो आप कभी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मेरे पास एक इंसान आया, कहता है कि प्रोफेसर मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं तो मेरे को ये बीमारी लग गई, ये हो गया, मुझे किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको खाने पीने की तरीके बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके शरीर में ये बीमारियाँ, उसके लिए आप ये कीजिए। लेकिन अगर एकदम से कोई बीमारी आती है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि एलोपैथिक दवाई है, एकदम से आपको आराम तो ज़रूर दे देगी, लेकिन धीरे धीरे नुकसान करती है, वो बाद की बात है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो वो डॉक्टर के पास सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप पूरी ज़िंदगी के लिए बीमारियों से बचना चाहते हो तो खाने पीने के ऊपर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। जैसे कि हम दिल्ली का 2 दिन का टूर लगा के आए अभी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, वहाँ हमने बहुत कम खाया। वो इसलिए बहुत कम खाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम कम खाएंगे दूसरे शहर में तभी हम बीमारी से बच पाएंगे। तो हमने, जहाँ भी आप अगर जाते हो नए शहर में, नए देश में, वहाँ सबसे पहले खाना पीना कम कर दीजिए। आपकी सेहत का ख्याल कोई दूसरा इंसान आकर नहीं बताएगा, आप खुद ही बोलोगे। गर्म पानी ज़रूर पीनिए, वो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि रेगिस्तान में आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, ये गलत है। देश काल परिस्थिति, फिर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर में गर्म पानी ही पीना चाहिए जब तक आपकी यहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर ना हो। अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर है तो वहाँ गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना। यहाँ अगर कहीं 35 के नज़दीक है तो गर्म पानी ही पीना चाहिए, कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ये देखिए, सेहत का ख्याल आपने करना है, कुदरती चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। कुदरती चीज़ें जितने भी आप खाओगे वो आपको जीवित रखेंगी, आपको बीमारी से रहत रखेंगी। लेकिन जब तक आपकी कुंडली नहीं बताती कि आप बीमार नहीं होंगे तो नहीं होंगे। आपकी कुंडली में लिखा, मैं तो कभी भी किसी को आज तक नहीं, मेरे को दिख भी रहा होता है कि ये बंदे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, बीमार होने या प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं कभी नहीं बताता। मैं कभी हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताता तो वो डर जाता है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो वो दिमाग में बात बिठा देता है, वो उसके साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा लास्ट तक ये बोलता रहता हूँ, भगवान करे ठीक हो जाए, भगवान करे ठीक हो जाए, आप ये उपाय कीजिए, हो जाएगा ठीक। प्रोफेसर साहब, अभी आप बात कर रहे हैं ज्योतिष की, अभी आप बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद का ज्योतिष से क्या लेना देना है? और वात पित्त कफ जो है वो ज्योतिष के माध्यम से या आयुर्वेदिक के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? शिफाली जी, पहले तो आपको ये बता दूं
आयुर्वेदिक ज्योतिष एक ही चीज़ है, बिल्कुल गूढ़े संबंध है, ऐसे कह सकते हैं दोनों ही ब्रदर हैं। पहले जो हमारे ज्योतिषी हुआ करते थे वो वेद हुआ करते थे, वो नब्ज़ पढ़ते थे, नब्ज़ के साथ वो देखते थे इस बंदे को गर्मी है, देखते थे कुंडली में मंगल ज़्यादा स्ट्रोंग है, उच्च का होकर के बैठा है, लेकिन छठे हाउस का मालिक है या 8 हाउस का मालिक है, इसको ख़राब कर रहा है, जिगर में गर्मी है, तभी वो मेडिसिन भी उसी हिसाब से देते थे, इसको चंद्र की मेडिसिन देनी चाहिए ताकि इसके लिवर में, जैसे कि कहते थे ना आलू बुखारे का, अगर हम सूखे आलू बुखारे को इमली से भिगोते हैं तो वो इंसान की जिगर की गर्मी दूर होती है, ठंडक मिलती है। तो पहले हमारे जितने भी आयुर्वेदिक थे वो ज्योतिषी ही थे। जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिया कि आपने पूछा आयुर्वेदिक का ज्योतिष के साथ क्या लेना देना। असली ज्योतिषी वही होता है जो आयुर्वेदिक के साथ साथ ज्योतिष की बात करता है। जी। जो अकेली ज्योतिष की बात करता है, आयुर्वेदिक की बात नहीं करता, प्रकृति की बात नहीं करता, प्रकृति के बारे में जानता नहीं है, वो अधूरा ज्योतिषी है। वो सिर्फ अध्ययन करता है कुंडली के बारे में। जो कुंडली के बारे में जानते हैं, अगर वो प्रकृति के बारे में नहीं जानते, फिर वो अधूरे ज्योतिषी हैं। जी बिल्कुल। पहले आपको प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि हम छत के ऊपर बैठे हुए हैं, जी। हमने क्रोमा पीछे लगाया है, हम कोई भी काट कर क्रोमा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुदरत के साथ नहीं बैठूंगा मुझे ज्ञान नहीं आएगा। जी बिल्कुल। जब तक आप कुदरत के सामने नहीं आओगे, देखिए एक पेड़ है, पेड़ कैसे उगता है, जब तक आप देखोगे नहीं। किताबों में लिखा है मिट्टी को बोइए, पानी डालिए, इतनी खाद डालिए, इतना सब कुछ दीजिए, पेड़ उग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं गलत बोलता हूँ, नहीं उगेगा। वो कैसे शिफाली जी? जब तक सनलाइट ना हो, जब तक आप सूर्य की रोशनी ना दें। आप घर में पानी दीजिए, अंदर कमरे में रख दें, खाद डाल दीजिए, वो सड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक सनलाइट नहीं सनलाइट नहीं आएगी। जी। देखिए, तो इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुदरत के साथ देखोगे नहीं, कुदरत को देखोगे नहीं, ये कैसे फूटता है, इसको किस चीज़ की जरूरत है, नमी कितनी चाहिए, हवा कितनी चाहिए, ये भगवान उसे दे देता है। आपको पता है शिफाली जी, पेड़ पौधे वहीं पे ही होते हैं जहाँ पे बरसात होती है। जी बिल्कुल। बरसात वहीं पे ही होती है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। भगवान को कैसे पता भी इसको पानी की जरूरत है? जी। इसलिए कुदरत को हर चीज़ का पता है, जी। वो कितनी हवा देनी, कितनी नमी देनी है। जैसे कि आपने कहानी बताई थी, हमने कहानी बताई थी पहले एपिसोड में, जो कहता है एक जट होता है, कहता है अगर मैं भगवान हूँ तो मुझे भगवान कितना बुरा करता है। जब मेरा फसल पकने वाली होती है तो वो बरसात ला देता है। तो मेरे भगवान कहता है चलो ऐसे करते हैं, इस फसल में आप अपनी मर्जी से बरसात, वो अपनी मर्जी, जब बरसात की पानी की जरूरत तो बरसात कर देता था, हवा की जरूरत तो हवा कर देता था। वो उससे जब देखा फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन बीच में दाने थे नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसने लड़ा ही नहीं। जी। मानसून के साथ वो लड़ा नहीं, धूप उसने झेली नहीं, कठिनाइयां उसने झेली नहीं, तो बीज कैसे होगा? जब तक आप ये प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक शेफाली जी ज्योतिष नहीं आ सकते। जी जी प्रोफेसर साहब, आज बात आती है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। मैं एक मुद्दा लेके आई कि आजकल टाइफाइड, डेंगू की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो वायरस का तो आपने बता दिया कि कोरोना अगर है तो आप ये चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं कोरोना वायरस के ऊपर कि कैसे बचा जा सकता है कोरोना वायरस से। तो आज बारी आती है टाइफाइड और डेंगू की। तो प्रोफेसर टाइफाइड को कैसे दूर किया जा सकता है? कौन सी चीज़ अगर घर में ही हम ठीक होना चाहें, आपको पता है आजकल माहौल नहीं है हॉस्पिटल जाने तक का, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ठीक हो जाएं। तो प्रोफेसर टाइफाइड कैसे होता है और ऐसे कैसे ठीक किया जा सकता है? शेफाली जी, टाइफाइड गर्मी है जी। पहली बात तो है, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिससे हम टाइफाइड ठीक कर सकते हैं। जैसे मुनक्का ले सकते हैं देसी। जी। मैं तो देसी चीज़ें ज़्यादा नुस्खे यूज़ करता हूँ। आप 2 चुटकी खूब कला ले सकते हैं, मुनक्के के 5 बीज ले सकते हैं और 5 ही अंजीर। ऐसे आप उसको 3 दफ़ा, अब 2 दफ़ा ही लेते हो 5 दिन लगातार, तो ज़िंदगी में कभी टाइफाइड नहीं होगा। तो टाइफाइड तो जैसे कि ग्लो की वेल भी आती है, अगर उसका पानी अगर हम उबाल के पीते हैं तकरीबन 1 महीने तक, वैसे तो गर्म हो जाती है, लेकिन वो भी कहते हैं ना हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो आपको सबको पता ना इस चीज़ों का। तो फिर गर्मी को गर्मी ही ख़त्म करती है, ग्लो गर्म होती है भाई, तो इसलिए टाइफाइड को ग्लो ही ख़त्म करती है। जो इंसान ग्लो का सेवन करता है, ग्लो की वेल आती है, उसकी डंडी को तोड़िए, उसको उबालिए और पीजिए। देख, मैं तो देसी नुस्खे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर होगा उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन होगा, क्योंकि वो कुदरत के साथ जुड़ा होता है।
इसीलिए शेफाली जी हम अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे हम ठीक कर सकते हैं। बहुत से नुस्खे हैं, लेकिन ये आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। लेकिन ये आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जैसे कि कहते हैं आप मूंगा डाल रखा आपने तो आपको भी कभी भी टाइफाइड नहीं होगा, क्योंकि गर्मी को गर्मी ही खत्म करती है। जैसे कि मैंने नीलम डाल रखा है, अगर किसी को नर्वस सिस्टम किसका डाउन है तो उसको कभी भी नर्वस सिस्टम डाउन नहीं होगा। लेकिन ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि मूंगा डालना है या नहीं डालना, नीलम डालना है या नहीं डालना, पुखराज डालना है या नहीं, ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। कुछ लोग तो ऐसे करते, दशा चल गई तो वो डाल लीजिए। आपको चंद्र की दशा चल गई तो आपको पहले से टाइफाइड की प्रॉब्लम है तो चंद्र की दशा चल गई, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं आपने मोती डाल लीजिए, तो आपने मोती डाल लिया तो टाइफाइड आपका बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड में आपको मूंगे की जरूरत थी तो आपने ठंडा और कर दिया, तो ये टाइफाइड पूरी जिंदगी आपके भीतर से नहीं जाएगा। तो ये बहुत सी बातें हैं शेफाली जी जो हम नहीं जानते। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि मूंगा पहनने से टाइफाइड जो है कम हो जाता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना फटाफट से मूंगा डाल लेंगे, ये नहीं पता कि कौन सा पहनना चाहिए, कुंडली के आधार पे पहनना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है प्रोफेसर साहब, टाइफाइड ठीक हो जाता है एक बार, लेकिन दोबारा फिर हो जाता है, साल भर में फिर हो जाता है, मतलब जाता ही नहीं, साल 2 साल। तो टाइफाइड अगर एक व्यक्ति को हो जाता है तो नहीं जाता। शेफाली जी, टाइफाइड के जेम्स जो होते हैं वो कभी जिंदगी भर नहीं जाते, पहली बात तो एक याद करिए जी। लेकिन मैं लिख के दूंगा, अगर मेरी बात मानोगे, अगर आप ग्लो की वेल को 3 महीने तक लगातार पीते हो तो जिंदगी में कभी बुढ़ापे तक 120 साल की उम्र लिख लो, कभी टाइफाइड नहीं होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं शेफाली जी, लेकिन उसके साथ मूंगा स्टोन पहनना, लेकिन देखना पड़ेगा कुंडली में पहनना है या नहीं पहनना। जी प्रोफेसर, समय इजाजत नहीं देता मेरे को, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी मेरा दूसरा क्वेश्चन भी फटाफट से। लेकिन टाइफाइड के रिलेटेड मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाद में पूछूंगी। लेकिन मैं पहले बात जान लूँ कि आजकल डेंगू की समस्या है, जिनके सेल्स कम हो जाते हैं, कहते हैं कि बॉडी में सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, ये कम से कम 1,00,000-1,50,000 चाहिए होते हैं, लेकिन कम होते होते 50 से कम होते होते 25 पे आ जाते हैं, 15 पे आ जाते हैं, तो इसे हम प्लेटलेट काउंट भी बोलते हैं। तो वो कम, उनकी जो कमी हो जाती है, इन कमी को पूरा करने के लिए अगर हम घर में चाहे घरेलू उपचार करना तो कौन सा कर सकते हैं कि ये जो काउंट्स हैं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो सेल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शेफाली जी, आपने बात की WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सेल। आजकल बहुत है, हमारे पास भी बहुत कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, कस्टमर नहीं बोलूँगा मैं, परिवार आता है कि कहते हैं हमारे सेल्स कम हो गए, सेल्स कम हो गए, क्या करें क्या करें। कुछों से तो बात नहीं हो पाती बेचारों से, मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ लोगों से बात क्यों नहीं हो पाती। लेकिन पहली बात तो डॉक्टरों से सलाह जरूर लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ज़िंदगी में कभी भी वाइट सेल आपके कम ना हो। ग्लो मैंने बताया था, ग्लो कभी नहीं छोड़ने, ग्लो से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। ग्लो, अदरक, पपीता, काली मिर्च और तुलसी। फिर से सुनिए, ग्लो, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और पपीता, ये 5 चीज़ों का अगर मिश्रण करके आप लेते हो तो ज़िंदगी में कभी वाइट सेल्स नहीं कम होंगे। लेकिन बकरी का दूध भी कहते हैं लेना चाहिए, लेकिन वो बकरी का दूध तब लेना चाहिए कि आपको जब ये डेंगू की बीमारी ना हो। जब डेंगू की बीमारी आती है तब हम चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। पहले से ही अगर अब डेंगू आपको पता चलना शुरू हुआ है तो अभी से पहले से ही 5-5 दिन लगातार ये चीज़ें ले जाइए, आपके वाइट सेल बढ़ जाएंगे और ये बीमारी कभी नहीं आएगी आपको, कभी भी डेंगू का काटा हुआ बीमार नहीं होंगे। चलो ये तो मैंने नुस्खे बता रहा हूँ, वैसे तो पपीते के पत्तों से भी ऐसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप कर सकते हो। प्रोफेसर, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। क्या ज्योतिष में हमारे लगन से संबंधित है? हमारी ज्योतिष में क्या कुंडली के आधार पे हम जान सकते हैं कि हमारी इम्यून पावर कितनी बढ़ सकती है, और कौन सा स्टोन इसे धारण कर लेना चाहिए ताकि इम्यून पावर जो है हमारी बढ़ जाए? शिवाली जी, लगन देखिए, कुछ लोग तो राशि से पहनना शुरू कर देते हैं। इम्यून पावर जो आती है लगन से आती है। अगर मंगल का लगन है तो आपने अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हो? मूंगा डाल के बढ़ा सकते हो। अगर शनि का लगन है तो नीलम धारण करके बढ़ा सकते हो। लेकिन पहले आप ये समझिए,
जब तक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, कौन सा लगन आपका, कौन सा जो ग्रह है आपको खराब कर रहा है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि अगर मेष लगन है तो मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर कहीं मंगल बैठ गया अष्टम में, कहीं बैठ गया 12th हाउस में, क्या मूंगा स्टोन धारण कर सकते हैं? बिल्कुल डन कर सकते हैं शेफाली जी। जी लग्नेश जी जो ड्राइवर है जी वो चाहे पिछली सीट पे बैठ जाए, लेके तो उसने ही बस पे जाना है। अगर ड्राइवर ही जिंदा रहेगा, जो 200 सवारी है, 100 सवारी है, 50 सवारी है, वो बेचारी सफ़र पे कैसे जाएगी? जी इसलिए ड्राइवर कहीं भी बैठ जाए आराम कर सकता है, लेकिन बस उसी ने चलानी है। जी वो मूंगा स्टोन धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रह आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा ग्रह नहीं स्ट्रॉन्ग करना, अगर मैं बोलूँ आपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, तो गुरु आपका 6, 8, 12 का मालिक हो, तो मैं बोलूँगा नहीं, मत कीजिए, उसका दान कीजिए। ये कुंडली को देख के ही शेफाली जी बताया जा सकता है, ऐसे नहीं मैं बता सकता आप इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कई दफ़ा होता है कुछ लोग, मैं किसी को बोलता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने किसी को बोला भी अगर आपका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपने 6 फटकड़ी के टुकड़े कुएं में डाल दीजिए। वो सूखे कुएं में 6 फटकड़ी के टुकड़े डाला है, सूखे कुएं में आपको पता क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके कंधे में बैठ गई, वो ऐसे चलने लगा। कहता है प्रोफेसर मेरे को तो अंधेरा दिखता है, मेरे ऐसे लगता है मेरे सिर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जी गलत उपाय कर दिया ना, क्योंकि उसने टीवी पे सुना, जी लेकिन ये नहीं देखा कि कुआं सूखा चाहिए था, गीला चाहिए था, उसके पानी चाहिए था, या उसको फेंकना भी चाहिए था या नहीं चाहिए था। जी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शेफाली जी। तो कभी भी ज़िंदगी में बिना कुंडली दिखाए उपाय नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, उसके पहली बात तो आपको ये बता दूं, ज़िंदगी में अगर हम कोई भी चीज़ को जल प्रवाहित करते हैं तो हमारा नुकसान कभी नहीं होता। जी वो क्यों? जी शेफाली जी, जल प्रवाहित कोई भी चीज़ करने से हमारा ग्रह चौथे घर में पहुंचता है। जी तो चौथा घर जो होता है माँ का होता है। माँ की गोद में कोई भी ग्रह चला जाए, चाहे वो राक्षस चला जाए, चाहे कोई भी चला जाए, वो शांत हो जाता है। इसलिए जल प्रवाह करने से ग्रह शांत होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर जल प्रवाह थोड़ी सी चीज़ें करवाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है धार्मिक स्थान पे दे दूँ। कोई भी कुएं वाले उपाय या ऐसे उपाय मैं नहीं बताता जिससे लोगों का नुकसान हो। जल प्रवाह से लोगों का जन कल्याण होता है। धार्मिक स्थान पे देने से लोगों के मुंह के अंदर जाता है, पेट में जाता है। इसलिए आप ऐसा उपाय कर सकते हो जिससे आपका भला हो। ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल नीलम के नाम पे बहुत बड़ा हवा बना रखा है ब्राह्मण और ज्योतिषों ने कि नीलम ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। अभी आपने बताया कि नर्वस सिस्टम का कारका जो होता है नीलम होता है। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम डाउन होता है उनको नीलम धारण कर लेना चाहिए, लेकिन कुंडली के आधार पर धारण करना चाहिए। तो प्रोफेसर बहुत हुआ है, नीलम नहीं पहनना, नीलम को पहले टेस्ट करना है, सिरहाने पे रख कर आपने नीलम टेस्ट करना है, बाजू पे लगा के टेस्ट करना है, अगर बुरे स्वप्न नहीं आए तो नीलम पहनना है। तो प्रोफेसर बहुत बड़ा हुआ है स्टोनों को लेकर। तो प्रोफेसर आपने भी कम से कम 10 स्टोन पहने हैं, मैंने भी पहन रखे हैं, 8 तो पहन ही रखे हैं प्रोफेसर। तो कभी हमें तो ऐसा नहीं लगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा। ये स्टोन वर्क कैसे करते हैं, कुंडली के आधार पर कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, ये सब कुछ तो कुंडली देखकर होना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटा जो मेरा सवाल है नीलम को लेकर, इसके ऊपर जो हुआ बना हुआ है इसको थोड़ा सा आप कम कीजिए। शेफाली जी, जो लोग ऐसे कहते हैं ना टेस्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब उनको ज्योतिष नहीं आती। क्योंकि देखिए, अगर पंचमेश है, लग्नेश है, 9वें हाउस का मालिक है तो पहन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जो कहते हैं टेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज्योतिषी नहीं है। जो असली ज्योतिषी है, जो अच्छा ज्योतिषी है, वो तो वैसे ही बता देगा आपने पहनी है, आपको 100% असर करेगा। तो वो करता भी है जी। इसलिए कभी भी ऐसी नहीं है कि इसका मतलब फिर तो मूंगे को नहीं टेस्ट करना चाहिए, मूंगे को टेस्ट करना चाहिए, पुखराज को नहीं टेस्ट करना चाहिए, पुखराज को टेस्ट करना चाहिए। अभी सभी ग्रह तो घातक है। घातक उसके लिए होते हैं जिसके लिए बुरे कुंडली में हों, उसके लिए घातक नहीं होते जिसके लिए जीवन दान दे रहे हों। जैसे कि मेरा त्रिकोणों का मालिक है शनि, त्रिकोण का मालिक मेरा बुध है, और मेरा जो शुक्र है वो भी त्रिकोण का मालिक है। मिथुन लगन है तो त्रिकोण का मालिक है, और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तो मैंने पहने हुए हैं। ऐसे ही लग्नेश, पंचमेश और नवमेश किसी का हो तो वो पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुंडली दिखाए बिना आपने नहीं पहनना। कुंडली के मुताबिक ही अगर कोई भी उपाय करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही, बस कोशिश करेंगे शेफाली जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया। ऐसे स्टोन जो हैं, जो कोई भी स्टोन आपने धारण करना है, कुंडली दिखाए बिना फिर भी धारण नहीं करना। क्या पता आपका कौन सा लगन
है और कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, उसके आधार पे ही जो है स्टोन डालने चाहिए। आज जो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया, आपको टाइफाइड और डेंगू बीमारी के बारे में बताया, मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्योतिषी आपको ऐसा टीवी पे प्रोग्राम बताता है, ऐसे बताता है कि सिर्फ घर में ही घरेलू उपचार करने से आप ठीक हो जाओगे। तो बहुत सारी जो बीमारियाँ चल रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये एपिसोड के जरिए ही आप जान सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग जो बीमार हैं, आप खुद तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में दूसरों का भी भला करेंगे। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हमने ज्ञान को सीमित नहीं रखना, बढ़ाना है। इसलिए कमेंट में आपने क्या लिखना है, ओम नमः शिवाय, क्योंकि जिस पे शिव जी की कृपा रहती है वही इंसान स्वस्थ रहता है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।